गृहमंत्री अमित शाह 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो अररिया पहुंचे। अमित शाह ने अररिया में एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल की कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। शाह ने सीमांचल से घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में किया वादा हम निभाएंगे और अगली बार वोट मांगने से पहले मोदी सरकार एक-एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए एनसीईआरटी को फटकार लगाई। एनसीईआरटी की माफी को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीजीआई ने इसे सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के मामले की जांच के लिए लोकसभा स्पीकर के जरिए गठित कमेटी का पुनर्गठन हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कमेटी में बदलाव कर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की जगह बॉम्बे हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रशेखर को शामिल किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली इस कमेटी में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। इससे पहले कल ही ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई वाले बंगले अबोर्ड को अटैच कर लिया। इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं। इसकी कीमत 3700 करोड़ से ज्यादा है। ये मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में जांच चल रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। शंकराचार्य उनके शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज करवाया था। झूसी थाने में दर्ज केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी। पंजाब में गुरदासपुर के बटाला में सामने आए प्री वेडिंग शूट के एक वीडियो पर घमासान मचा। वीडियो में आप चेयरमैन और लोकल लीडर मानिक मेहता नजर आ रहे हैं और शूट में असली पुलिस वाले एक्टिंग करते दिख रहे हैं। पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। उधर पंजाब पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह समेत वीडियो में दिख रहे 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने पठानकोट में आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी में अपनी ताकत दिखाई। सेरेमनी में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का बेहतर प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन तो किया ही गया, साथ ही पश्चिमी सीमाओं पर युद्ध के लिए भारतीय सेना की तैयारी को भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और से दोगुनी से भी ज्यादा है। ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के 5 बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स से कम है। पीएम मोदी के इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा। पीएम इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। उन्हें भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को इससे पहले 2018 में फलस्तीन भी अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन से नवाज चुका है। इजरायली दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के लिए बुधवार को पीएम नेतन्याहू ने डिनर होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय परिधान पहनकर पीएम को चौंका दिया। वो शर्ट पैंट और सदरी पहने नजर आए। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। मोदी ने भी रिट्वीट लिखकर के लिखा कि बहुत शानदार, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दिखाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के यामानाशी पहुंचकर वहां के गवर्नर के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की, उन्हें गिफ्ट्स और चॉकलेट्स दिए। यामानाशी जाते समय बीच रास्ते में भी योगी भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मिले। बच्चों ने सीएम योगी का पैर छुआ, दंडवत प्रणाम किया। बच्चों ने उन्हें श्लोक सुनाया और बच्चों से श्लोक सुनकर सीएम योगी मंत्रमुग्ध हो गए।
दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से की और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया। ये होर्डिंग बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने लगवाई, जिसकी हेडलाइन है, एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस के विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कई घंटों तक बहस हुई। इस दौरान हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में ले लिया, साथ ही एक गाड़ी को भी सीज कर लिया। भारी बवाल के बीच दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई। अजित पवार प्लेन क्रैश के मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। भतीजे और विधायक रोहित पवार लगातार हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित ने अब पूरी तरह से डीजीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीजीसीए के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए वो अपने समर्थकों के साथ बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कल मुंबई में भी रोहित ने डीजीसीए और वीएसआर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस शिकायत को जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। मुंबई में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पुलिस को 1260 नई गाड़ियां दी गई हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नई गाड़ियों को मुख्यमंत्री फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों में 657 मोटरसाइकिल, 423 महिंद्रा स्कॉर्पियो और पेट्रोलिंग वैन शामिल हैं। मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस का किसी भी घटना पर अभी का रिस्पांस टाइम 5 मिनट है, जो इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद और कम होगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक मदरसे का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। वीडियो में मदरसे के मौलवी 2 बच्चों को डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 1 महीने पुराने इस वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त ये मामला उठा था, लेकिन तब मदरसे के लोगों ने गुपचुप बैठक करके इस मामले को वहीं शांत कर लिया था। लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। यूपी के हापुड़ में गैर कानूनी तरीके से रह रही बांग्लादेशी महमूदा बेगम के खिलाफ एफआईआर हुई है। उन्होंने अपनी पहचान बदलकर एक स्थानीय शख्स मोहम्मद मसरूफ से शादी करके भारतीय दस्तावेज हासिल कर रखे हैं। महमूदा 2021 में 3 महीने के वीजे पर बांग्लादेश से भारत आई थी। उसके पति मोहम्मद मशरूफ के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। पुलिस को उसके यहाँ से वीजा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, 2 सिम कार्ड और दूसरी चीजें मिली। हालांकि दोनों पति पत्नी अभी फिलहाल फरार हैं। पटना समेत बिहार के 23 जिलों में आज मॉक ड्रिल की हुई। इसके तहत भूकंप के दौरान कैसे बचना है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही तैयारियों को भी जांचा परखा गया। इस दौरान पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में भूकंप आने पर कैसे बचना है, इसकी मॉक ड्रिल हुई। अचानक हॉस्टल की लड़कियों में भगदड़ मच गई। हॉस्टल से तेजी से बाहर भागती दिखी लड़कियां। बचाव दल के लोग भी तेजी से लड़कियों को बचाने के लिए हॉस्टल में भागते दिखे। त्योहारों को देखते हुए यूपी में खाद्य विभाग लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में हापुड़ में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर की बड़ी खेप पकड़ी है। उसे नष्ट कर दिया गया। जब्त पनीर करीब 7 कुंटल का है, जो कि संभल से दिल्ली लाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी रेलवे स्टेशन के बाहर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 900 किलो खराब खोया पकड़ा, जो इटावा से पैसेंजर ट्रेन से लाया गया था। खोआ में रिफाइंड ऑयल की मिलावट पाई गई। त्योहारों से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ सूरत में खाद्य विभाग और पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। कई जगहों पर छापेमारी कर मिलावटी चीजें बरामद हुई। विभाग ने A1 डेयरी पर छापा मारकर 329 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। जांच के लिए सैंपल भेजा गया। A1 डेयरी 200 रुपये प्रति किलो मिलावटी पनीर खरीदकर सूरत की दूसरी डेयरियों पर 220 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। वहीं शहर में शुद्ध पनीर की कीमत करीब 400 रुपये प्रति किलो है। सुपर 8 के आज के दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। चेन्नई में शाम 7 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सुपर 8 के इस मैच में दोनों टीमों की जीत पर सबकी नजर है। हारने वाली टीम का विश्व कप में आगे का सफर खत्म हो जाएगा। भारत फिलहाल ग्रुप में तीसरे नंबर पर है, जबकि जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। टीम की इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी है। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था।